नमस्कार, हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे हैं और पैसे, हमारी वित्तीय स्थिति और बिटकॉइन इत्यादि और इससे संबंधित जितने भी अलग-अलग पहलू हैं, जैसे कि व्यापार, बैंक, सरकार इत्यादि और इनकी क्या भूमिकाएँ हैं, इन सारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, इनके समझ में आप बढ़ रहे होंगे। दरअसल में इसमें आपने शायद शुरुआत किया होगा, तुरंत ही आप ऐसा अपेक्षा ना करें कि आप इसकी पूरी समझ प्राप्त कर लें और इसमें महारत ही हो जाए। मैं सोचता हूँ कि आप में से अधिकांश लोगों के लिए ये प्रारंभिक स्तर है और जहाँ पे आप शुरुआत कर रहे हैं। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप इसमें अधिक समय बिताएँगे, वैसे-वैसे इस विषय में आपकी पकड़ और मजबूत होती जाएगी। आप इसे और अधिक अच्छी तरीके से समझ पाएँगे, जान पाएँगे। तो दरअसल में मैंने आपसे कहा था कि इस सप्ताह हम मतलब इस वीडियो में हम सरकार की ही और थोड़े विस्तार को देखेंगे और इंटरनेट के बारे में विस्तार से देखने समझने का प्रयास करेंगे और उससे संबंधित तथ्य जैसे डिजिटल पैसा क्या है या डिजिटल मुद्रा क्या है और ब्लॉकचेन से संबंधित कुछ जानकारी के बारे में मैंने कहा था। लेकिन जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जिस समय में हम रह रहे हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं और इस समय जिस मुद्रा का प्रचलन है अर्थात घोषित मुद्रा, उसके बारे में हमारी और अधिक बेहतर समझ होनी चाहिए, बेहतर पकड़ होना चाहिए। इसे हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है ताकि हम इस विषय को सही समझ सकें और इससे संबंधित हम निर्णय ले सकें। तो इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह हम ये सीखेंगे कि हम घोषित मुद्रा क्या है? घोषित मुद्रा दरअसल में है क्या? प्रारंभिक तौर से आपने इसे देखा ही है, जाना ही है, लेकिन इसके विस्तार को हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति को और इसके प्रचलन को और इसके नियंत्रण को और इससे संबंधित क्या कोई समस्या है और यदि समस्या है तो इसके क्या समाधान हो सकते हैं, क्या इसका कोई समाधान ढूंढा गया है। इन सारे विषयों पर हम और अधिक विस्तार से देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको पिछले सप्ताह हमारे सीखे गए विषय वस्तु का थोड़ा-सा झलक दिखलाना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह मूल रूप से हमने सीखा था पैसे के इतिहास के बारे में, कि किस प्रकार से ये समय, जोड़, मानव कौशल, आप जो करने की क्षमता है, जब आप इसे एक साथ एक काम में लाते हैं तो फिर उत्पाद, किसी प्रकार की वस्तु और सेवाओं का निर्माण होता है और फिर सेवाओं और उत्पाद के निर्माण के बाद जब भी इसकी अधिकता होती है तो फिर व्यापार की शुरुआत होती है, जिसका शुरुआत हमने वस्तु विनिमय व्यापार से देखा था। फिर कैसे इसे बेहतर तरीके से कर पाने के लिए वस्तु मुद्रा का निर्माण किया गया और फिर ये उन्नत होकर धात्विक सिक्का में तब्दील हुआ, फिर कागजी पैसे, बैंक के द्वारा जारी किए गए पैसे और फिर घोषित मुद्रा के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था। दूसरा जो विषय हमने देखा था वो बैंक के उदय और विस्तार के बारे में कि किस प्रकार से बैंक का शुरुआत प्राचीन मंदिर से, इटली के मध्यकालीन शहर से लेकर इंग्लैंड के केंद्रित देश से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक पहुंचा है। इस बात को भी हमने देखा और सीखा था और साथ ही हमने ये देखा था कि इसका इन दोनों का सरकार से क्या संबंध है या फिर सरकार इन दोनों से कैसे जुड़ी हुई है और किस तरीके से दोनों को संभालने का काम करती है। खास करके मौद्रिक और राजकोषीय नीति तय कर, राजकोषीय नीति का मतलब सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि टैक्स लगाकर कैसे टैक्स लिया जाना चाहिए और इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो तय करती है। सरकार बैंकों का नियमन करती है कि जो भी ग्राहक है, हम सभी उसका दोहन ना हो, उनका लाभ ना उठाया जाए, फ़ायदा ना उठाया जाए। और हमने साथ ही साथ देखा था कि किस प्रकार से सरकार और बैंकिंग संस्थान भी मिल करके क्रिप्टो करेंसी और विकेंद्रित पैसे से संघर्ष कर रहे हैं। इस बात को हमने देखा था और सीखा था। तो आइए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, घोषित मुद्रा को और अधिक विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इसकी शुरुआत हमें पैसे के बीमार होने, जिसका मतलब है ठोस से तरल होने को समझने के द्वारा करना होगा। क्या पैसा भी बीमार हो सकता है? मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से हम बीमार होते हैं और उसी प्रकार से पैसा भी बीमार हो सकता है। तो आइए हम पैसे की बीमारी को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये चित्र हमें ये समझने में सहायता करता है कि किस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू हुई, फिर अगला चरण में वस्तु को जैसे कि किसी भी कीमती वस्तु जैसे सोना, चांदी इत्यादि को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया गया व्यापार के लिए। फिर धातु के सिक्के आए 700 ईसा पूर्व में, फिर कागजी पैसा का शुरुआत हुआ, चाहे वो सम्राटों के द्वारा हो या फिर बाद में बैंकों के द्वारा। उसके बाद 1945 में एक लंबे अरसे के बाद 1945 से 1971 के बीच में ब्रेटन वुड्स प्रणाली हुई।
क्या है ये, इसे हम विस्तार से देखेंगे, समझेंगे। इसके बाद 1959 में प्लास्टिक कार्ड या फिर प्लास्टिकीय पैसे का शुरुआत हुआ। फिर वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक पैसा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब हम बिटकॉइन के बारे में देख और समझ रहे हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये भविष्य का पैसा है। तो मूल रूप से ये स्लाइड हमें 9000 वर्ष ईसा पूर्व की पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली से शुरू होकर 2009 में बिटकॉइन तक पहुंचाती है। इस पूरे यात्रा को समझने में सहायता करती है। हमने देखा कि प्रारंभ में लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे, फिर धातु के सिक्के 700 ईसा पूर्व में, और फिर सोने का प्रयोग मूल्य के आदान प्रदान के लिए किया जाने लगा। बाद में कागजी धन या फिर कागजी पैसा का प्रणाली बनाया गया 1945 से 1971 में अपनाई गई, जिसे प्लास्टिक कार्ड या फिर प्लास्टिक पैसा 1959 में अपनाया गया, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक धन की शुरुआत हुई या फिर इसका दौर शुरुआत हुआ, और अंततः 2009 में बिटकॉइन के रूप में एक विकेंद्रित डिजिटल मुद्रा अस्तित्व में आई, जिसने वित्तीय प्रणाली में नया बदलाव लाया, जिसे हम दरअसल में अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पैसे का बीमार होना और ठोस से तरल होने, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या है पैसे का बीमार होना? ठोस मुद्रा से तरल मुद्रा की और परिवर्तन ही दरअसल में पैसे का बीमार है। यदि आपने व्यापार के क्रम को देखा तो आपने देखा कि किस प्रकार से मूल्य धीरे धीरे, ठोस जो मूल्य था, मूल रूप से जो मूल्य क्या था, समय और आपके निपुणता का इस्तेमाल, वो धीरे धीरे कमतर होता गया और फिर ठोस वस्तु में परिवर्तित हुआ। उसके बाद फिर ऐसे वस्तु में परिवर्तित हो गया जिसे आसानी से बनाया जा सकता है। अंग्रेजी में इसे साउंड मनी कहा जाता है। तो ठोस मुद्रा दरअसल में है क्या? ठोस मुद्रा सोने या बहुमूल्य धातुओं द्वारा समर्थित है। इसके पीछे उनका समर्थन होता है। ये है ठोस मुद्रा, जिसे आसानी से और अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है। आप जानते हैं कि आप सोना को प्रिंट नहीं कर सकते हैं, छपाई नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के उसकी खुदाई होती है, फिर उसका परिष्करण होता है, और वो एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है, हर जगह हर कहीं उपलब्ध नहीं होता है। तो एक तरह से यदि आप देखें तो अधिक मात्रा में लौह अयस्क उपलब्ध होता है, इसलिए लोहा का मूल्य कुछ होता है। उससे ज़्यादा मूल्य चांदी का होता है, क्योंकि लोहे की तुलना में चांदी कम मात्रा में पाया जाता है। चांदी की तुलना में यदि हम देखें तो सोना और कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसका कीमत अधिक होता है। आप उसे बस चाह करके बना नहीं सकते हैं। तो ये है ठोस मुद्रा। और तरल मुद्रा, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं अनसाउंड मनी, या फिर इसे समझने का तरीका है कि बिना किसी भौतिक संपत्ति के समर्थन के द्वारा घोषित मुद्रा। ऐसा मुद्रा जिसका समर्थन किसी भी ऐसे ठोस या बहुमूल्य वस्तुओं या फिर भौतिक संपत्तियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसे समझने में हमें 17वीं सदी के स्वीडन में एक हुई घटना है जो हमें समझने में सहायता करती है। क्या हुआ? जैसे जैसे बैंकों का उदय हुआ, उनका विस्तार हुआ, स्वीडन में एक खास बहुत ही घटना घटी। बैंकों ने सोने के वास्तविक जमा से अधिक कागजी रसीद बनाई। इस बात को हमने देखा था कि कैसे बैंकों ने पैसों की छपाई करना शुरू किया था उस सोने और चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं के एवज में जो उनके पास जमा किया जाता था। लेकिन 17वीं सदी में ऐसा एक घटना हुआ कि उन्होंने जितना उनके पास सोना था उससे अधिक मात्रा में कागजी रसीद जारी किया, पैसा जारी किया, और लोगों को ये लोन के रूप में दिया, ऋण के रूप में दिया। और उन्होंने क्या देखा कि वास्तविक संपत्ति से अधिक मुद्रा बनाई गई और इससे बैंकरों को या फिर बैंक को लाभ मिला। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको इसका स्वाद मिल चुका था, और आप सोच सकते हैं कि क्या उनका स्वाद अभी खत्म हुआ है या नहीं। तो मौद्रिक प्रणाली में केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई यहाँ से। जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार से किया जा सकता है, ऋण दिया जा सकता है, तो उन्होंने देखा कि इस पूरे तंत्र को कैसे केंद्रित किया जा सकता है। केंद्रित क्यों? ताकि इस पर नियंत्रण किया जा सके और इस पूरे प्रणाली से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके। पहले आपको अधिक लाभ उठाने के लिए अधिक उत्पाद और सेवाओं को उत्पन्न करना होता था, लेकिन अब बैंक अधिक लाभ उत्पन्न कर सकती हैं इस पूरे प्रणाली का फ़ायदा उठा करके। तो ये है पैसे का ठोस रूप से तरल रूप में परिवर्तित होना। इसके दूसरे उदाहरण को हम देख सकते हैं, जहाँ पे स्वर्ण मानक का अंत होता है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले आप जितने भी मात्रा में आपके पास मुद्रा उपलब्ध होता था, रसीद होता था,
उसे लेकर के आप सोने में बदल सकते थे। ये उस समय की स्थिति थी। फिर 1929 में आर्थिक मंदी और विश्व युद्धों का प्रभाव ऐसा हुआ कि स्वर्ण आधारित प्रणाली पर दबाव पड़ने लगा। बैंक में बहुत सारे लोग आकर के एक साथ आकर के जब रसीद लेकर के आने लगे और उनको देने की बात हुई, उनके लिए बहुत कठिन होने लगा। बहुत चुनौती भरा विषय बन गया कि सारे लोग यदि जितने रसीदें छापी गई हैं, मिला कर के सारे भौतिक संपत्ति को ले ही जाएँगे तो फिर बैंक के पास रहेगा क्या? और फिर ये पूरे प्रणाली पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगा। बड़े जो देश थे, जो बड़े शक्तियाँ और जो शासक थे, वो फिर 1944 में आकर के ब्रेटन वुड्स समझौता के नाम से एक सभा होता है, जिसमें तकरीबन 44 देश थे, वो लोग आकर के कुछ बहुत बड़े निर्णयों को लेते हैं। और इसी समय आईएमएफ, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम कहते हैं आईएमएफ, उसका शुरुआत उस समय होता है। और उस समय ये निर्णय लिया गया कि जितने भी मात्रा में लोगों के पास सोने हैं, उन्हें आवश्यक रूप से बैंकों में ये जमा करना होगा और सभी सोने का मूल्य तय किया गया, मूल्य निर्धारण किया गया। और मूल्य निर्धारण कैसे किया गया कि प्रति आउंस यानी 28.3 ग्राम सोने का जो कीमत है वो $35 पर तय किया गया। और ये अब सोना का एक निर्धारित आप कह सकते हैं कि मूल्य हो गया। और उसके बाद अन्य और कई मुद्राएं अमेरिकी डॉलर से जुड़ी, जिससे वैश्विक स्थिरता का निर्माण हुआ। ये वो समय था। इसे हम आगे और भी विस्तार से देखें कि किस प्रकार से लोगों को दबाव दिया गया कि उन्हें ज़रूरी है कि वे अपने जितने उपलब्ध उनके पास सोने हैं उन्हें इस प्रकार की रसीद से बदलें, और उन पर यदि वो ना करें तो उन पर दंड की आज्ञा भी थी, सख्त उन पर कार्रवाई भी हो सकती थी। तो इस प्रकार की भी एक स्थिति बनी। ये सारा कुछ होने के बाद उसके कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि 1944 से आगे बढ़कर 1971 में निक्सन का झटका लगता है। निक्सन कौन है? ये उस समय कार्यरत अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनका झटका क्या था कि उन्होंने अमेरिकी जो मुद्रा थी, डॉलर को सोने में परिवर्तित करने की स्थिति को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा लोगों से कि अब आप आगे वो रसीद लेकर आकर अपना सोना नहीं ले जा सकते हैं। और फिर पूर्ण रूप से घोषित मुद्रा प्रणाली में ये पूरा जो तंत्र था ये परिवर्तित हो गया और इसी प्रकार से स्वर्ण जो मानक था वो समाप्त हो गया और फिर घोषित मुद्रा की शुरुआत हो गया। घोषित मुद्रा प्रणाली जब जीवन में आने लगी, सोने और ठोस अन्य जो भौतिक वस्तुएं थे उनसे हट करके, तो इसका जीवन में क्या असर हुआ, किस प्रकार से इसे स्वीकृत किया गया, किस प्रकार से लोगों को प्रभावित किया, इस बात को हम देखते हैं कि मुद्रा का मूल्य प्रभावित होने लगा। इससे ऐसा करने से घोषित मुद्रा की वजह से मुद्रा का जो मूल्य है वो प्रभावित होता है, जिससे मुद्रास्फीति होता है, इन्फ्लेशन जिसे हम महंगाई भी कह सकते हैं, ब्याज दरें बढ़ती है और आर्थिक स्थिति और कई सारे अटकलें भी आती हैं और इसकी वजह से आप बहुत सारे आर्थिक निर्णयों को नहीं ले पाते हैं। दैनिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कीमतों में वृद्धि होती है, स्थिर वेतन हो जाता है और क्रय शक्ति में गिरावट होती है। आप सोच करके देखें, आज से 10 साल पहले आप कितना पैसा कमाते थे और उतने पैसे से आप कितनी खरीदारी कर सकते थे। आज यदि आप उतने ही पैसे से अधिक खरीदारी करना चाहें तो क्या ये संभव होगा? शायद नहीं। और ये हमें क्रय शक्ति में गिरावट को समझने में सहायता करता है। 100 रुपया में आप जो वस्तुएं खरीद सकते थे, अब उसे आप नहीं खरीद सकते हैं। हालांकि आपको ब्याज दर मिला होगा, पैसा आपको बढ़ा होगा, फिर भी आप उतने पैसे में उतने रुपए में आप उसी वस्तु को नहीं खरीद सकते हैं। और जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है, प्रतिदिन का जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है। खर्चा तो बढ़ जाता है, वस्तुओं का दाम बढ़ जाता है, लेकिन आय स्थिर ही रहती है, आय नहीं बढ़ती है। जिस पैमाने में महंगाई बढ़ती है उस पैमाने में हमारी आय नहीं बढ़ती है। और ये जो घोषित मुद्रा प्रणाली है ये दरअसल में लचीला पैमाने के जैसे काम करता है। मैंने आपको बताया था कि पैसे का एक कार्य क्या है कि वो मूल्य का गिनने का तरीका है। लेकिन यदि मूल्य के गिनने का तरीका ठोस ना हो, यदि वो लचीला हो, तो क्या होगा कि जैसे अस्थिर पैमाने से सटीक माप नहीं मिल सकता है। आपको एक ऐसा स्केल दिया जाए जिसका आकार बढ़ता घटता रहता है, तो क्या आप उसे उन्हें ऊंचाई को या फिर घर की ऊंचाई को सही से ही माप सकते हैं? नहीं। जैसे जैसे वो पैमाना बदलेगा, स्केल बदलेगा, वैसे वैसे आपका जितना गणना है वो भी बदलता जाएगा। वैसे ही अस्थिर मुद्रा से आर्थिक योजना को बनाना और भी कठिन हो जाता है।
तो उस मुद्रा से घोषित मुद्रा प्रणाली आते-आते हम देखते हैं कि जो पूरा पैमाना था, मूल्य को गिनने का जो तरीका था, वो ही तरल हो गया और वो लचीला पैमाना बन गया। और पैमाने ही अपने आप में सही नहीं होने लगा। आप सोच कर के देखिए कि आप कपड़ा खरीदने जाते हैं और फिर वहाँ पे जो कपड़ा के जो विक्रेता है, वो आपको कपड़ा नाप कर देखते हैं, नाप कर आपको बेचते हैं। लेकिन सोच कर के देखें कि जितनी बार आप उनके पास कपड़ा खरीदने जाते हैं, उनके पास जो मापने का जो यंत्र होता है, जो पैमाना होता है, वो अलग-अलग आकार का हो, तो फिर क्या आप सही मात्रा में, सही आकार का कपड़ा कभी खरीद पाएँगे? सोचने वाली बात है। देखते हैं इसकी वजह से और आगे क्या होता है, बढ़ती आर्थिक असमानता। इस पैसे के बीमार होने की वजह से हम देखते हैं ठोस से तरल होने की वजह से आर्थिक जो असमानता है वो और अधिक बढ़ जाती है। जनता के लिए चुनौतियाँ अधिक बढ़ जाती है। केंद्रीकृत वित्तीय शक्ति का दुरुपयोग होता है। जिनका इनके ऊपर नियंत्रण होता है, अधिकार होता है, वे दरअसल में इसका दुरुपयोग करते हैं और लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपको स्वीडन की स्थिति बताई थी कि उन्होंने किस प्रकार से इसका लाभ को चखा और फिर सोचा कि कैसे इसका अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके। फिर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी इसकी वजह से वृद्धि होने लगती है। फिर संपत्ति संचय में कठिनाई होती है। यदि आपको ये ठोस-ठोस पता ना रहे कि आप जितने भी पैसे को आप यदि संग्रह कर रहे हैं, यदि उसकी कीमत घट रही हो, तो आप क्यों ही बचाना चाहेंगे? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि आप कैसे कमाए गए धन का संचय करेंगे। निम्न आय वर्ग पर इसका बहुत अधिक प्रभाव होता है और वित्तीय संसाधन और अवसरों तक सीमित पहुँच बन जाती है। फिर अमीर इसकी वजह से और अधिक अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीबों की स्थिति और अधिक बिगड़ती जाती है और इसी वजह से जो अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है वो निरंतर बढ़ते जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें इस स्थिति को समझने में सहायता कर सकते हैं, उसका जवाब हमें देना होगा। वो सवाल है कि क्या घोषित मुद्रा वास्तव में जनता की सेवा कर रही है, हमारी आपके लिए फायदेमंद है, या यह वित्तीय नियंत्रण को मजबूत कर रही है। इसके द्वारा जो पैसे के द्वारा हमारे ऊपर नियंत्रण है, उसको मजबूत किया जा रहा है। कई बार हम इस प्रकार से सोच सकते हैं कि यदि पैसा ही हमारी ज़रूरत है, तो कई बार लोग सोचते हैं कि क्यों ना पैसे छाप करके लोगों में बाँट दिया जाए। लेकिन क्या पैसे को छाप करके इस तरीके से बाँट देना समस्या का समाधान है? शायद नहीं। और दरअसल में क्या होता है, जितना अधिक आप पैसा को छापते हैं, उतना ही अधिक उसका मूल्य घटता जाता है और उसका सबसे अधिक प्रभाव उन पर पड़ता है जो निचले स्तर पर होते हैं, जिनके पास कम पैसे होते हैं, जो गरीब होते हैं। तो ये घोषित मुद्रा क्या है और इसे कौन नियंत्रित करता है? यदि इसके द्वारा नियंत्रण बनाया जा रहा है, तो इसका नियंत्रण है किसका? इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो घोषित मुद्रा और इसका नियंत्रण हम यहाँ पे मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कथन कहा गया है। वो कहते हैं कि मानवता का इतिहास दरअसल में धन के मूल्य खोने का इतिहास है। ये मानव का भी इतिहास है और ये धन के मूल्य खोने का भी इतिहास है। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि किन-किन वर्षों में क्या प्रमुख घटनाएँ हुई। 1815 में से 1933 तक हम देखते हैं स्वर्ण मानक रखा गया था, गोल्ड स्टैंडर्ड, है ना? आप उसे बदल सकते थे। जो रसीद दिया गया आपको, आप ले जाकर के उसे बैंक को दें और जितने मात्रा में वहाँ पे लिखा गया है, उतना ही जो लोन आपका सोना जो है, बैंक आपका छोटा रकम काट करके आपको वापस कर देगा। लेकिन 1913 में हम देखते हैं कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक, जिसे फेडरल रिज़र्व कहा जाता है, इसकी स्थापना होती है और इसकी स्थापना के साथ ही हम समझ सकते हैं कि 1913 का जो समय है, वो किस समय में हुआ, वो पहले विश्व युद्ध के आस-पास का समय है, यदि आपने ध्यान दिया। और इसके बाद 1933 में कार्यकारी आदेश जारी होता है। कार्यकारी आदेश 6102 जारी किया जाता है और ये आदेश क्या था कि नागरिकों को अपना सोना सरकार को सौंपना पड़ेगा। अब लोग अपना सोना अपने पास नहीं रख सकते थे, उनको सारे सोना सरकार को सौंपना था और इसके एवज में सरकार जो रसीद है वो जारी करके उन्हें देगी। तो यदि ऐसा वे नहीं करते तो उन पे कार्रवाई की जा सकती थी, उन्हें दंडित किया जा सकता था। तो एक तरह से यदि हम कहते, लोगों का जो धन था वो लूटा गया ज़बरदस्ती शक्ति का उपयोग करके और लोगों से मूल्य उनका ले लिया गया। और फिर इसके 1 साल बाद 1934 में जो गोल्ड रिज़र्व अधिनियम अमेरिका का था, वहाँ पे डॉलर का 40% अवमूल्यन हो गया। मतलब अवमूल्यन का मतलब क्या? कि जो उसका कीमत था, जब उन्हें दिया गया था, तो उनसे कहा गया कि आपको $20 प्रति औंस, मतलब प्रति 28.3 ग्राम सोने के लिए आपको $20 दिया जाएगा और ठीक 1 साल बाद
40% उस दाम में इजाफा हो जाता है। तो इससे समझने की ज़रूरत है कि क्या लोगों के पास 40% सोना बढ़ गया या सरकार के पास 40% सोना बढ़ गया? नहीं, दरअसल में उसमें हुआ ये कि उन्होंने जो 20 डॉलर में जो सोना बेचा था, अब उसी मात्रा में सोने को खरीदने के लिए उनको 40% अधिक डॉलर चुकाने की ज़रूरत है। तो इससे क्या हुआ? इससे लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ। एक तरह से आप समझें कि यदि उन्हें $100 में उदाहरण के लिए सटीक राशि भी है लेकिन मैं ऐसे समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि $100 यदि कहें 28.2 28.3 ग्राम सोने के लिए यदि उन्हें $100 देना पड़ा, उन्हें $100 मिला तो उसी 28.3 ग्राम सोने को खरीदने का जो कीमत है वो 1 साल में बढ़ गया 40%। अब उसी मात्रा में जो सोना है उसे खरीदने के लिए उन्हें 100 की जगह $140 देना पड़ेगा और इतने ये सारा जो बदलाव हुआ ये ठीक 1 साल में हुआ। उसके बाद 1940 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ जिसमें अमेरिकी डॉलर वैश्विक आरक्षित मुद्रा बन गई। सारे देशों ने मिलकर के ये तय किया कि अमेरिका उस समय में शक्तिशाली और स्थिर देश है और फिर उस समय जो भी निर्णय इत्यादि लिया गया 1944 में तो आप समझ सकते हैं कि अब तक दूसरा विश्व युद्ध भी समाप्त हो चुका है। फिर युद्ध की स्थिति और फिर उसके बाद होने वाली घटनाएं स्थिति बरकरार है और फिर ऐसे समय में पूरे संसार में स्थिरता को लाने के लिए अमेरिकी डॉलर को चुना गया और इसलिए अमेरिकी डॉलर का जो कीमत है वो इतना अधिक बढ़ गया। ये एक सरल रूप से इसे समझने का तरीका है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1971 में इस बात को हमने देखा, निक्सन का झटका लगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर का सोने के साथ संबंध अब समाप्त कर दिया जाता है। आप अपना रसीद ला करके उस सोना पर नहीं ले सकते हैं जिसके एवज में आपको वो रसीद दिया गया था। आपको बस वही रसीद से काम चलाना पड़ेगा, उसी घोषित मुद्रा से काम चलाना पड़ेगा। और फिर 1980 में हम देखते हैं कि सोने का मूल्य 35 डॉलर से बढ़ करके 870 प्रति औंस यानी प्रति 28.3 ग्राम हो गया, जिससे 10 वर्षों में धन का जो मूल्य है वो 96% घट गया। मतलब बहुत ही दुखद बात है। आप सोच करके देखिए, आपको 28.3 ग्राम सोना जो आपने 35 रुपया में बेचा था उतने ही को खरीदने के लिए आपको 96% अधिक पैसा देना पड़ेगा। उतना ही खरीदने के लिए आपको 870 डॉलर यदि चुकाना पड़े तो आप सोच सकते हैं कि इसमें जो मुद्रा जारी किया गया था उसका कीमत कितनी तेजी से घट रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि घोषित मुद्रा प्रणाली क्या है। दरअसल में पारंपरिक मुद्रा प्रणाली की मूल समस्या यह है कि इसे काम करने के लिए लोगों के विश्वास की आवश्यकता होती है, सरकार पे भरोसा करना होता है और इतिहास गवाह है कि इस विश्वास को बार बार तोड़ा गया है। सतोशी नाकामोटो का ये कहना था। तो इतिहास गवाह है, क्या हुआ है आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक घोषणा द्वारा बनाई गई मौद्रिक प्रणाली में अंग्रेजी में जो शब्द है इसे फियाट करेंसी कहा जाता है। हिंदी में हम इसे घोषित मुद्रा कहते हैं, अंग्रेजी में इसे फियाट करेंसी कहा जाता है। तो फियाट शब्द का अर्थ क्या है? ये एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आदेश द्वारा जारी किया जाना। जैसे कि सोना हो और मेरे कहते ही यदि सोना हो जाता है तो उसका मतलब है कि मैं घोषणा के द्वारा उसे अस्तित्व में ला रहा हूँ। तो इस प्रकार से सरकार बैंकों का इस्तेमाल करके मुद्राओं को, पैसे को अस्तित्व में लाने लगी, किसी भी चीज़ के समर्थन के एवज में नहीं, सिर्फ इसका घोषणा करके। तो आप इसे देख सकते हैं, आपके नोट में जो लिखा होता है आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। उसका मतलब क्या है कि क्या 100 रुपया नहीं है? यदि आप उसे लेकर के बैंक में जाएँ और आप बैंक से कहें कि मुझे 100 रुपया दीजिए, तो फिर आपको क्या दिया जाएगा? सोचने वाला सवाल है। इसका मतलब यह है कि सरकार के आदेश से इस मुद्रा का उपयोग अनिवार्य होता है। क्यों? इसका मूल्य क्यों है? क्योंकि सरकार ने आदेश जारी किया है। घोषित मुद्रा के लाभ भी हैं। क्या लाभ हैं? इसके उपयोग बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और इसे भंडारण और सुरक्षा में कम लागत लगती है। यदि आपको सोना संभाल करके रखना होता है उसके लिए बहुत सारे सुरक्षा इत्यादि बनाने होते हैं, लेकिन घोषित मुद्रा यदि आपके पास है तो इसके भंडारण में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसकी लागत कम होती है। उसके बाद घोषित मुद्रा की समस्याएं हैं। ठीक है, लाभ तो है लेकिन इसकी समस्याएं भी हैं। समस्याएं क्या है? महंगाई दर, मुद्रास्फीति होती है और क्रय शक्ति, खरीदने की जो क्षमता है वो पैसे के बढ़ने के बावजूद भी कम होते जाती है और इसकी हानि होती है। सरकार और केंद्रीय बैंक का अत्यधिक नियंत्रण इस पे बहुत अधिक पड़ जाता है
और सरकार केंद्रीय बैंक का नियंत्रण एक तरह से यदि कहें तो लोगों के जीवन में हो जाता है, काफ़ी अधिक इस पर बढ़ जाता है, क्योंकि उनके ही नियंत्रण में काफ़ी हद तक ये होता है। हर देश में होता है, ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। उदाहरण क्या है? पहले सरकारें सिक्का का को मूल्यवान धातुओं से बनाती थी, है ना? जैसे कि ₹1, ₹2, फिर आपने 1-2 पैसे जो एल्युमिनियम के बनाए जाते थे, शायद आपने उसे भी देखा होगा। लेकिन अब वे कागज़ी मुद्रा छापती हैं, जिसका कोई वास्तविक भौतिक समर्थन नहीं होता है। बस ये कागज़ का टुकड़ा है और इसका मोनोपोली व्यापार यदि खेल आपने खेला है, हाँ, तो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसमें जिस प्रकार से नोट होते हैं, उसी प्रकार से नोटों की छपाई भी होती है। उसका क्या मूल्य होता है? व्यापार के खेल का जो नोट होता है, उसका कोई मूल्य होता है? क्या आप उससे कुछ वस्तु खरीद सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार की एक स्थिति आन पड़ती है। तो हमें इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए ये समझना होगा कि ये पूरा प्रणाली कैसे काम करता है। इस पूरे प्रणाली को कहा जाता है आंशिक आरक्षित बैंकिंग, जिस पे आधारित प्रणाली तय की जाती है। अंग्रेजी में इसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहा जाता है। हेनरी फोर्ड ने कहा कि अगर लोग बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली को समझ जाए तो सुबह होने से पहले ही क्रांति हो जाएगी। तो क्या होता है कि बैंक केवल जमा किए धन का एक छोटा-सा हिस्सा रखता है और बाकी पैसा ऋण के रूप में, लोन के रूप में दे देता है। ये पूरा प्रणाली कैसे काम करता है? पहले स्तर पे पहला कदम क्या होता है? ग्राहक ₹100 बैंक में जमा करता है। फिर बैंक तकरीबन 10% रखकर, यानी ₹10 रखकर बाकी जो ₹90 है वो उधार में दे देता है, ब्याज कमाने के लिए। और फिर उधार लेने वाला वह ₹90 किसी अन्य बैंक में जमा करता है और यह पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया से धन आपूर्ति कई गुना बढ़ जाती है और जिससे मुद्रा का वास्तविक मूल्य घट जाता है। शुरुआत में कितना रुपया था? ₹100। लेकिन जब उसे लोन के रूप में दिया गया, तो आप देखेंगे कि पहले व्यक्ति ने उसे ₹10 उसमें से रखा, फिर अगला जो व्यक्ति है उसमें 10% फिर ₹10 रखा। तो कहने के लिए तो मूल मुद्रा 100 ही है, लेकिन जितने बार उसे लोन के रूप में दिया जाएगा, उतने बार उसका मूल्य घट जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पैसे का जो मूल्य है, उसका कीमत घटते जाता है। जितना ज़्यादा आप पैसा छापते हैं, उतना ही इसका मूल्य घटता जाता है। घोषित मुद्रा प्रणाली कौन नियंत्रित करता है और उन्हें क्या लाभ होता है? 4 प्रमुख नियंत्रक हैं इसके। सबसे पहला सरकार। सरकार ने बॉन्ड जारी करके धन जुटाती है, लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, जिससे जनता पर करों का बोझ बढ़ता है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक वित्तीय दस्तावेज होता है। यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति या संस्था ने सरकार या किसी कंपनी को एक निश्चित समय के लिए धन उधार में दिया है और बदले में उधार लेने वाली संस्था उस धन पर तय ब्याज के साथ निर्धारित समय के लिए के बाद मूल धन वापस करने का वादा करती है। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि सरकार को, जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप सरकार को आप ऋण दे रहे हैं। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका सरकार को होता है। दूसरा फ़ायदा धनाढ्य वर्ग को होता है, जिनके पास काफ़ी अधिक मात्रा में पहले से ही संपत्ति होती है। वे आसानी से ऋण लेकर संपत्तियों में निवेश करते हैं, जैसे घर खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं और अधिक धन अर्जित कर सकते हैं ब्याज के तौर पे। बैंकों को भी फ़ायदा होता है, क्यों? क्योंकि वे मुद्रा निर्माण से सीधे लाभ उठाते हैं और जब वे विफल हो जाते हैं, तो जैसे हमने नियमन में देखा था कि सरकार ये तय करती है कि बैंक भी सुरक्षित रहे और अच्छे तरीके से काम कर सके, तो सरकार उन्हें बचा लेती है। और फिर केंद्रीय बैंक आते हैं, जैसे कि रिज़र्व बैंक। भारत में बहुत सारे बैंक हैं और फिर एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम रिज़र्व बैंक है। इन्हें भी फ़ायदा होता है। ये मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, लेकिन वास्तव में ये सरकार के हितों को पूरा करने के लिए होता है। तो इसका पूरा निष्कर्ष क्या है? घोषित मुद्रा प्रणाली एक अर्थव्यवस्था का खेल है, जिसमें कुछ लोग, विशेष लोग अत्यधिक लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि आम जनता मुद्रा अवमूल्यन और मुद्रास्फीति से प्रभावित होती है। महंगाई का असर जो होता है वो सीधे सिर्फ आम जनता को ही होता है। तो छपाई जहाँ भी होता है, उसके नज़दीक या उसके इर्द-गिर्द जो होते हैं, उनको इसका अधिकाधिक फ़ायदा होता है। इर्द-गिर्द कहने का मतलब नहीं कि यदि जिस जगह इसकी छपाई हो रही है उसके आस-पास, ये भौतिक परिधि के बारे में नहीं है, लेकिन उससे संबंधित जितने लोग हैं उनको अधिकाधिक फ़ायदा मिलता है।
फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं घोषित मुद्रा का जो भविष्य है इसे तय कर रही है और इसे समझने का और इस समस्या को समझने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय बैंक अब डिजिटल मुद्राओं को सीबीडीसी जिन्हें कहा जाता है अंग्रेजी में, वो सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन को लागू करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिससे सरकार को वित्तीय लेन देन पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और अधिक सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा। यह भविष्य में एक नई आर्थिक प्रणाली बना सकता है जहां वित्तीय गोपनीयता समाप्त हो सकती है। किसके पास कितना पैसा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी एक जो केंद्रित शासक है उनके पास पूरी तरह से ये उपलब्ध हो सकता है और सरकारों को हर लेन देन पर निगरानी रखने में शक्ति मिल सकती है। जब आप सिर्फ पैसा देते थे, कैश जिसे हम कहते हैं, नकद पैसा आप चुकाते थे, तो कितने ही लोगों को इस बात को पता चलता था। लेकिन यदि आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आप क्या जानते हैं कि कितना पैसा किसने कहाँ खर्च किया, हर चीज़ के बारे में सभी को इसके बारे में जानकारी होती है। तो संभावित लाभ भी है इसके। क्या लाभ है? तेज और कुशल लेन देन हो पाता है ना। आपको बहुत ज़्यादा समय इसमें देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन संभावित खतरे क्या है कि गोपनीयता का हनन होता है और सरकार का बढ़ा हुआ नियंत्रण और अधिक मजबूत होता जाता है। तो इसके निष्कर्ष क्या है? घोषित मुद्रा प्रणाली सरकारों, बैंकों और विशेष वर्गों के लिए एक लाभप्रद प्रणाली है, लेकिन आम जनता के लिए यह मुद्रास्फीति यानी महंगाई और वित्तीय अस्थिरता का कारण बनती है। आप आर्थिक निर्णय नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आज आपके पास जितना पैसा उपलब्ध है उसके आधार पे आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं, ये निर्णय आप ले नहीं पाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आने वाले समय में उसका दाम कितना अधिक बढ़ जाएगा। तो भविष्य में डिजिटल मुद्राएं इस प्रणाली को और अधिक बदल सकती हैं, जिससे मुद्रा का पूर्णतः सरकारी नियंत्रण और अधिक संभव हो जाता है। जिसकी भी सरकार होगी उसका ही अधिक नियंत्रण होगा। तो घोषित मुद्रा की बीमारी हम देख पाए, समझ पाए क्या है, किस प्रकार से ठोस में तरल गया, और यदि बीमारी है तो क्या इसका कुछ इलाज है। घोषित मुद्रा की बीमारी के इलाज में हम देखते हैं कि समस्याएं समाधान की ओर हमें किस प्रकार से ले जाती हैं। इसके उदाहरण में हम देखते हैं कि जो भी हमारे देश की मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है वह पूरी अर्थव्यवस्था और व्यापार का पूर्ण स्वामी होता है। जेम्स गारफील्ड अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस बात को कहा कि जो भी पैसे को नियंत्रित करता है वो पूरी अर्थव्यवस्था और व्यापार को नियंत्रित करता है। तो वित्तीय प्रणाली मजबूत दिखती तो है लेकिन ये मूल रूप से त्रुटिपूर्ण होती है। ऊपर ऊपर सब ठीक लगता है लेकिन समस्या अंदर से होती है। घोषित मुद्रा प्रणाली कुछ लोगों को लाभ पहुंचाता है जबकि अधिकांश लोगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और यह अध्याय यही सामने ये समझने में सहायता करेगा कि ये जो समस्याएं हम लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं और एक समूह ने इनके समाधान खोजने के लिए क्या प्रयास किए हैं। तो घोषित मुद्रा की बीमारी के कारण क्या होता है, क्रय शक्ति में गिरावट होती है। मुद्रास्फीति और उसके प्रभाव को हम समझ पाते हैं। मुद्रास्फीति वस्तुओं का दाम बढ़ने से क्या होता है, अधिक मुद्रा प्रचलन में आने से जितना अधिक पैसों की छपाई होती है उतने अधिक वस्तुओं की मांग बढ़ती है और वस्तुओं की मांग बढ़ने की वजह से उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। अधिक मुद्रा का मतलब अधिक क्रय शक्ति नहीं है। बस क्योंकि आपके पास अधिक पैसा है उसका मतलब ये नहीं कि आप अधिक चीज़ें खरीद सकते हैं। कई बार उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको अधिक पैसा देना पड़ता है, बल्कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई मुद्रा के मूल्य को ही कम कर देती है। आप 1 किलो आटा जितने रुपए में ले सकते थे, महंगाई बढ़ने की वजह से आप उतने ही दाम में, उतने ही मात्रा में 1 किलो आटा नहीं खरीद सकते हैं। या तो आपको ऐसा होगा कि आपका आटा का दाम नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा कि आपको उतने ही पैसे में 1 किलो आटा की जगह पे आपको 900 ग्राम और फिर 800 ग्राम, तो पैसा कीमत तो नहीं बढ़ा लेकिन वस्तु आपका कम मिल रहा है। ये हमें समझने में सहायता करता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण क्या है कि जैसे एक कॉलेज का जो छात्र है वो बढ़ती महंगाई के कारण जीवन यापन में कठिनाई महसूस करता है, उसके बहुत सारे खर्च इत्यादि बढ़ जाते हैं। ऐतिहासिक आंकड़े दिखाते हैं कि समय के साथ रुपए की क्रय शक्ति घटती ही गई है। इस बात को हम देख सकते हैं। समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? धन असमानता और अधिक, अमीर गरीब के बीच जो फासला है वो और अधिक बढ़ जाती है। घोषित मुद्रा प्रणाली और सरकारी ऋण में हम समझते हैं कि सरकारें मुद्रा छापने के लिए स्वतंत्र हैं। उन पर जिनसे राजनीतिक केंद्रीकरण और वित्तीय स्थिरता बढ़ती है, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। और अमेरिका जैसे महाशक्तियाँ मुद्रा छापकर वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखती हैं और इस बात को हम समझते हैं कि जितना अधिक अमेरिका जैसे देशों में ये प्रचलन होगा, वो सिर्फ अमेरिका जैसे देशों तक सीमित नहीं होगा, उसका असर संसार भर के हर एक देशों पर भी होता है।
तो बढ़ती आर्थिक खाई और अधिक बढ़ जाती है, संपत्ति कुछ लोगों के पास केंद्रित हो जाती है और जबकि बहुसंख्यक लोग संघर्ष करते रहते हैं। महंगाई संपत्ति धारकों को लाभ पहुंचाती है लेकिन आम कारीगर को वास्तविक मजदूरी कम कर देती है। दाम चीज़ों का बढ़ रहा है लेकिन उतने ही समय और मेहनत के लिए पैसा कम मिलता है। अमीर और गरीब के बीच खाई इस प्रकार से और अधिक बढ़ती जाती है जिससे सामाजिक अशांति और अस्थिरता जन्म लेती है। साथ ही साथ वैश्विक ऋण का बोझ भी बहुत बढ़ जाता है। वैश्विक ऋण संकट हम समझने का कोशिश कर सकते हैं कि सिर्फ जिस प्रकार से हम बैंकों से ऋण लेते हैं तो उसी प्रकार से सरकारें भी, देश भी ऋण लेने लगती हैं और पूरा देश यदि संसार का हर एक देश ऋण लेना लगे तो वो वैश्विक ऋण बन जाता है। जैसे कि दुनिया भर की सरकारें अत्यधिक मात्रा में ऋण ले रही हैं। भारत, आप समझ सकते हैं कि भारत का ऋण कितना है ना? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो है वहाँ से लोन लिया जाता है, और जितना अधिक लोन लिया जाता है उतना ही स्थिति देश की बढ़ती जाती है, जो अस्थिर स्तर तक दरअसल में पहुंच चुका है। यदि आप अमेरिका का ही उदाहरण लें, वर्ष 2019 की तुलना में अमेरिका का जो राष्ट्रीय ऋण है, जो कर्ज है, वो 190.9 लाख करोड़, सोच करके देखिए कितने शून्य होंगे उसमें, से बढ़ करके 2023 में 282.2 लाख करोड़ रुपया हो गया। क्या हुआ? लगातार बढ़ता ऋण आर्थिक अस्थिरता और असमानता को और अधिक गहरा कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली और इतना संपन्न देश की स्थिति भी कितनी प्रभावित है, और यदि देश पर प्रभाव पड़ता है उसका मतलब क्या है? सीधे सीधे लोगों के जीवन में उसका प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्तिगत प्रभाव क्या होता है? बढ़ती कीमतें लोगों को ऋण के चक्कर में फंसा देती है जिससे वित्तीय स्थिरता पाना मुश्किल हो जाता है। आप ऋण लेते हैं लेकिन उतने ही ऋण को चुकाने के लिए आपको और अधिक मात्रा में पैसे चुकाने पड़ते हैं, उस मुद्रा को चुकाने के लिए जिसके पीछे किसी भी चीज़ का दरअसल में समर्थन नहीं है। इससे उपभोक्तावाद और अधिक बढ़ता है और अधिक उपभोग वित्तीय समस्याओं को और अधिक बढ़ा देता है। उपभोग की संबंधित जितनी वित्तीय संबंध है या फिर जो भी संबंध है पैसे का, वस्तुओं के खरीद, लेन देन इत्यादि से या व्यापार से, वो सारी चीज़ें इससे प्रभावित होती हैं और समस्या को ये उत्पन्न करता है। साइफरपंक और विकेंद्रीकरण, तो यहाँ पे एक ऐसा दल है जो कुछ कर रहा है, इसे हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो साइफरपंक आंदोलन का उदय होता है और वे मूल रूप से गोपनीयता, सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता की मांग करने वाले कार्यकर्ता, क्रिप्टोग्राफर और प्रोग्रामर, ये वो लोग होते हैं जो साइबरपंक के रूप में जाने जाते हैं। इनका पहचान ये होता है। तो क्या है, इसे हम लोग हमारे जो शुक्रवार की जो कक्षा है उसमें और विस्तार से देखेंगे। प्रमुख व्यक्ति इसमें कुछ लोग हैं जैसे कि एरिक ह्यूजेस, टिमोथी सी मे, जॉन गिलमोर, ये सारे लोग हैं जो इसमें काफ़ी इन्होंने योगदान दिया है। केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत प्रणाली ये तय कर पाए हैं। केंद्रीकृत बैंक प्रणाली जैसे आप देख पाए हैं और सरकारें भी इसका लाभ उठाती हैं। तो सारी केंद्रीकृत प्रणाली वित्तीय पहुंच को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। उदाहरण के लिए कनाडा में 2022 के विरोध प्रदर्शन में बैंक खातों को जब्त कर लिया था। मतलब जितने भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था सरकार के खिलाफ, उन सभी पर का जो पैसा था, जो अकाउंट में था, उन सबको जब्त कर दिया गया। तो विकेंद्रीकृत प्रणाली व्यक्तियों को सशक्त बनाती है और केंद्रीय प्राधिकरणों पर निर्भरता को कम करती है। क्या है ये केंद्रित और विकेंद्रित मुद्रा प्रणाली, इसे हम लोग और विस्तार से शुक्रवार के दिन देखेंगे। तो इस पूरे विषय वस्तु का निष्कर्ष क्या होता है कि साइफरपंक ने एक ऐसे भविष्य का कल्पना किया है जहां धन स्वतंत्र, डिजिटल और केंद्रीकृत नियंत्रण से मुक्त हो। ये स्वतंत्र हो, डिजिटल माध्यम में हो और केंद्रीकृत नियंत्रण से मुक्त हो। डिजिटल होने का एक नुकसान क्या है कि कोई भी चीज़ जो डिजिटल होता है वो दुर्लभ मात्रा में नहीं होता। आपके पास व्हाट्सएप में एक फ़ोटो पहुंचता है, आप 100 लोगों को भेज देते हैं, सबके पास उसी मात्रा में फ़ोटो पहुंच जाता है। तो क्या 100 फ़ोटो है? दरअसल नहीं है, तो एक ही फ़ोटो, लेकिन उसका भेजा जाना 100 लोगों तक संभव हो गया। तो इस पूरे दुष्चक्र से किस प्रकार से बचा जा सकता है, इन्होंने एक तरीका ईजाद किया है। उनके कार्यों ने आधुनिक विकेंद्रित वित्तीय प्रणालियों की नींव रखी जो घोषित मुद्रा सिस्टम यानी घोषित मुद्रा प्रणाली की समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। तो इस पूरे जो श्रृंखला आज का जो वीडियो है इसका यदि हम 3 सूत्रीय सारांश यदि हम देखना चाहें तो वो क्या है? सबसे पहला
कि मुद्रा प्रणाली का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। मुद्रा प्रणाली 9000 ईसा पूर्व की वस्तु विनिमय प्रणाली से शुरू होकर सोने, फिर धातु के सिक्के 700 ईस्वी पूर्व में, फिर कागजी मुद्रा। लंबे समय के दौरान हम देख सकते हैं 1945 से 1971 तक हम देखते हैं कागजी मुद्रा का प्रचलन रहा। फिर प्लास्टिक मुद्रा का उदय हुआ 1959 में, फिर इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का चलन हुआ और फिर 2009 में बिटकॉइन जैसी विकेंद्रित डिजिटल मुद्राओं तक ये पूरा सफर पहुंचता है। दूसरा मूल बात क्या है कि ठोस से तरल मुद्रा और वित्तीय अस्थिरता, है ना। जब पैसा ठोस से तरल बनता है तो इसका क्या प्रभाव होते हैं। पहले मुद्रा का समर्थन सोने या बहुमूल्य धातुओं से होता था, लेकिन 20वीं सदी में इसे पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित घोषित मुद्रा प्रणाली ने बदल दिया है। खास करके ब्रेटन वुड्स समझौता जो 1944 में हुआ और निक्सन शॉक या फिर निक्सन का जो झटका 1971 में लगा के बाद मुद्रास्फीति यानी महंगाई और वित्तीय अस्थिरता और आर्थिक असमानता, गरीब और अमीरों के बीच जो फासला है वो और अधिक बढ़ गया है। घोषित मुद्रा की चुनौतियां और संभावित भविष्य क्या है, इस बात को भी हमने देखा कि कैसे मुद्रास्फीति यानी महंगाई और ऋण आधारित बैंकिंग प्रणाली और सरकार व बैंकों के नियंत्रण के कारण वित्तीय असमानता बढ़ी है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं जैसे कि CBDC इत्यादि जो है अंग्रेजी में हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फिर कॉइन, सरकारों को और अधिक नियंत्रण दे सकती है, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता और गोपनीयता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इस पूरे बातचीत को हम लोग और अधिक विस्तार से देखने का समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास इन पूरे वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है, कोई भी हिस्सा आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप उसे सवाल के रूप में मुझे भेज सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप घोषित मुद्रा जिसका आप प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं कि और अधिक समझ में मजबूत हुए होंगे और इसके क्या समाधान है, क्या भविष्य में संभावनाएं हो सकती है, इसको भी आपने और अधिक अच्छे तरीके से समझा होगा। आपके समय के लिए धन्यवाद।